नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, ये मॉडल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग है। अगर आपने प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। क्योंकि अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स अपलोड करा है, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है, बहुत सारा प्यार दिया है। तो हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो प्लीज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बीएड से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स, जो भी इंफॉर्मेशन आती रहेंगे, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। ओके। तो आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, ये आपका मेथड्स एंड मॉडल्स ऑफ टीचिंग है। मीन्स टीचिंग के क्या क्या मॉडल्स हो सकते हैं, क्या क्या इसके मेथड्स हो सकते हैं। यानी कि टीचिंग के जो क्या कहते हैं, प्रतिमान होंगे, जो विधियां होंगी शिक्षण की, हम लोग उसी की बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक एक को समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ, क्या है, क्या नहीं है, कैसे है, कैसे नहीं। ठीक। तो आइए हम लोग एक एक को समझते चलते हैं। पहला है, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि हाँ, इन दोनों में क्या क्या अंतर है, क्या क्या नहीं है। ठीक। तो इसमें है क्या, मॉडल्स और मेथड्स दोनों ही, चाहे वो शिक्षा मनोविज्ञान हो, चाहे वो मनोविज्ञान हो, चाहे वह रिसर्च यानी कि शोध हो, या फिर टीचिंग यानी कि शिक्षण हो, प्रक्रियाओं में उपयोग होते हैं। लेकिन दोनों का अर्थ एवं उद्देश्य, यानी कि जो दोनों की मीनिंग होती है, जो दोनों के पर्पज होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। ओके। मेथड्स ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग, यहाँ पर इन्होंने गलत लिखा है। यहाँ पर होना चाहिए कि मेथड्स ऑफ टीचिंग, मतलब टीचिंग की क्या क्या विधियां हो सकती है। ठीक है, ये यहाँ पर ये गलत है। हमें देखना है मेथड्स ऑफ टीचिंग, मतलब टीचिंग की क्या क्या विधियां। आइए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए। हाँ, व्हाट इज मेथड्स, मीन्स विधियां क्या है, हम लोग क्यों इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम लोग देखते हैं। किसी कार्य को करने की जो प्रक्रिया होती है, जो तरीका होता है, वही आपकी विधियां होती है। यह क्या होता है, यह व्यवहारिक होता है, यानी कि बिहेवियरल होता है, तथा यह बताता है कि किसी भी कार्य को कैसे किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ प्रोसेस जो हमें बताता है कि किसी भी कार्य को कैसे किया जाए, मतलब ये हाउ का आंसर देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर है, या फिर एक ट्रेनर है, या फिर कोई एक कोच है, वो चाहे वो क्रिकेट को लाइक कोच कर रहा हो, क्रिकेट के प्लेयर्स को, या फिर हॉकी के प्लेयर्स को, या फिर फुटबॉल के प्लेयर्स को, वो हमें स्टेप बाय स्टेप करके सिखाता है कि कैसे आपको बॉलिंग करनी चाहिए, कैसे आपको बैटिंग करना चाहिए, हमें कब कहाँ पे बैट को कैसे घुमाना है, कैसे हमें कैच आउट होने से बचना, मतलब एक एक प्रक्रिया को बताता है। और वो हमें कहीं ना कहीं करके सिखाता है। मीन्स व्यवहारिक रूप से वो बच्चों को सिखा रहा होता है कि हमें कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग बीएड कर रहे हैं, तो इसमें टीचिंग करवाई जाती है। तो वो इसीलिए करवाई जाती है कि हम जिस दिन टीचर बनेंगे, बीइंग अ टीचर होने के नाते, हमारे अंदर इतनी सारी क्या टेक्निक्स होनी चाहिए कि हम बच्चों को कैसे सेटिस्फाई कर पाए, कैसे बच्चों को सिखा पाए। तो बिल्कुल ये कैसे का, हाउ का आंसर देता है। ओके। उसका अ मेथड इज अ प्रोसेस, मतलब यह एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी तकनीक है जिसका यूज होता है समथिंग कि प्रैक्टिकल प्रोसेस, मतलब या एक व्यावहारिक प्रैक्टिकल प्रक्रिया, प्रैक्टिकली करके हम सिखाते हैं। जैसे हम लोगों ने भी देखा ना कि हम प्रैक्टिकल टीचिंग को प्रैक्टिकली करते हैं, फिर जाकर के हम एक अच्छे टीचर बन पाते हैं। एंड हाउ टेल्स हाउ कि टीच और परफॉर्म, मतलब किसी भी टास्क को कैसे परफॉर्म किया जाए। मीन्स हमने भी बात करी ना कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, कोच हमें ट्रेन करता है, हमें ट्रेनिंग देता है, तो हमें उसके बाद सिखाते हैं कि हमें कैसे परफॉर्म करना है, किस पे, पिच पे जा करके, वही। और कैसे, या फिर कैसे टीच करना है बच्चों के सामने, जब हम एक टीचर बन जाएंगे तो हमें वहां पर कैसे परफॉर्म करना होगा। तो बिल्कुल ये वही है कि किसी भी कार्य को कैसे स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म किया जाए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और हाँ गाइस, मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाह रही हूँ कि इफ यू गाइस इंटरेस्टेड टू डू समथिंग न्यू ना, सो वी कैन ऐड एंड ऑफ द टॉपिक 5 न्यू क्वेश्चंस, जो कि आपके इसी टॉपिक से रिलेटेड हो। देखिए, मैं ये कह रही थी कि अगर आप लोग नए तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे मन में एक आइडिया आया, बस मैं आप लोगों का ओपिनियन, आपकी राय जानना चाहती हूँ कि अगर आप ऐसा कहें तो मैं कर सकती हूँ कि हमारा जो टॉपिक है, इसके लास्ट में 5 क्वेश्चन हम ऐड करते जाएं। जैसे आज हम लोग विधि पढ़ रहे हैं, मेथड्स, तो मेथड से रिलेटेड क्या क्या 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। हम उसमें ऑप्शन भी देंगे, वो मतलब बहुत
ऑब्जेक्टिव यानी कि मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन होंगे वही होंगे। तो आप हमें कमेंट में आंसर देके बताएंगे कि हाँ हमें करना है कि नहीं करना है। इससे क्या होगा, हम लोग कुछ नया ही रोज सीखते रहेंगे। तो जब जब हम वीडियोस अपलोड करते रहेंगे तो आप में वो चीज़ें दिखती रहेंगी कि हाँ हमें क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, कैसे करना है। तो प्लीज़ अपने कमेंट में हाँ सॉरी कमेंट पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि हाँ हमें ये स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हर वीडियो में लास्ट में 5 क्वेश्चन रखेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ओके, तो प्लीज़ ज़रूर अपना राय हमें दीजिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट शुरुआत करते हैं। अर्थात विधि वह तरीका है, क्या है वह तरीका है या फिर स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि हमने पहले ही देखा प्रक्रिया है, इट्स अ प्रोसेस जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी कार्य को पूरा करते हैं, मतलब किसी भी कार्य को हम कंप्लीट करते हैं। ठीक, उसके बाद की आइडियाज देखिए, ये हम इसलिए कर रहे हैं ना कि आइडियाज क्या हो सकते हैं क्या नहीं, ये की पॉइंट्स आप अपने एग्जाम में गाइज यूज कर सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इससे क्या होगा, एग्जामिनर अट्रैक्ट होता है कि हमें वो अच्छे मार्क्स हम गेन कर सकते हैं इसके थ्रू। तो बिल्कुल आप चाहें तो अपनी कॉपी में भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि किसी कार्य को कैसे करना है या फिर किसी टास्क को कैसे परफॉर्म करना है। इन सिंपल वे वी कैन से कि काम करने का एक जो तरीका होता है, जो एक प्रक्रिया होती है या फिर एक जो लाइक मेथड होता है, वही तो हमारा मेथड है। मतलब किसी भी कार्य को स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाए। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या क्या आते हैं, एक इसमें आपका टीचिंग मेथड होगा, ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन करके सीखना, फिर आपका जो है प्रोजेक्ट मेथड होगा यानी कि परियोजना विधि, फिर आपका जो होगा वो लेक्चर मेथड होगा, फिर आपका डिस्कशन मेथड होगा, फिर आपका डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब किसी भी कार्य को प्रदर्शन करके। तो इस तरीके से हम लोग अभी जब इन डीप पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग एक बार मतलब हर को समझने की कोशिश करते हैं जो भी इतने दिए गए हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि विधि यह बताता है कि किसी भी कार्य को कैसे किया जाए, काम करने का यह तरीका बताता है कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए। मीन्स यह तरीका यही बताता है कि किसी भी बच्चों को टीच कैसे किया जाए, है ना। मीन्स टीचर यूज टू लेक्चर मेथड और फॉर टीचिंग, मतलब जो एक टीचर होता है वो लेक्चर मेथड का यूज करके बच्चों को सिखाता है कि अगर हम लेक्चर मेथड में ऑडियो, वीडियो या फिर प्रोजेक्टर इन सब अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों को लर्निंग करवाते हैं तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। ये एक प्रक्रिया हुई। फिर जाकर के हम बच्चों को क्या करते हैं, व्यवहारिक तरीके से उनको व्यवहार प्रैक्टिकली सिखाते हैं कि हमें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और जहाँ पे भी गाइस कोई भी डाउट आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा, प्लीज आप हमें कमेंट में मैसेज जरूर करिएगा, हम आपकी हेल्प करेंगे, है ना। आइए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हाँ, ये तो हमने विधि समझा, बट उससे पहले हमें ये भी समझना है कि मॉडल्स क्या है क्या नहीं है। तो व्हाट इज मॉडल्स मीन्स प्रतिमान क्या है, प्रतिरूप क्या है। तो आइए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रतिमान एक विचार, रूपरेखा या फिर संरचना है जो यह बताती है कि कोई भी काम, कोई भी चीज, यानी कि अगर लेक्चर मेथड बच्चों के ऊपर काम कर रहा है, बच्चे के ऊपर क्या कर रहा है, बच्चे के ऊपर वो अप्लाई कर रहे हैं, हम उसको एप्लीकेबल बना रहे हैं, तो वो कैसे कर रही है। अर्थात मॉडल किसी सिद्धांत या विचार को समझाने का एक ढांचा या फिर हम कह सकते हैं फ्रेमवर्क होता है जो यह उत्तर देने का, जो है आंसर करने का प्रयास करता है कि प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है और परिणाम इसके क्या होंगे, है ना। कि ये फ्यूचर में इसके क्या क्या, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर एक टीचर लेक्चर मेथड यूज कर रहा है तो इन फ्यूचर जिस पर्सन को हमने गाइड किया है, जिस बच्चे को हमने सिखाया, जिस बच्चे को हमने ट्रेनिंग दिया है, वो इन फ्यूचर जब वो फील्ड में आएगा तो वो कितना बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। ये आपका मॉडल्स है। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। इसमें की आइडियाज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा था कि जैसे हमने वहां पर हाउ का आंसर दिया था, यहाँ पर हम किसका आंसर देंगे, यहाँ पर जो हम लोग आंसर देंगे वो आपका वाई एंड व्हाट का, लाइक अगर कोई भी चीज कार्य कर रही है तो वो क्यों कर रही है और वो लाइक क्या कर रही है, इसके बारे में ये हमारा क्या मॉडल्स बताते हैं। इसमें पहला क्या है, इसमें क्या क्या आ सकते हैं, इसमें टीचिंग प्रतिमा, टीचिंग मॉडल्स आ सकता है। फिर उसके बाद ब्लूम्स का मॉडल्स है, फिर ब्रूनर का मॉडल है, फिर आपका एडी का मॉडल है, उसके बाद लर्निंग का मॉडल है, फिर उसके बाद संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन मॉडल है। तो इस तरीके से अलग अलग मॉडल्स बताए गए, अलग अलग मेथड्स बताए हैं जिसके थ्रू हम बच्चों की लर्निंग को ईजी बना सकते हैं, उनको अच्छे से टीच कर सकते हैं और सिखा सकते हैं। उपरोक्त का विश्लेषण करने के पश्चात यह कहा जा सकता है कि जो मॉडल्स है यानी कि जो प्रतिमान है वो क्या है, हाँ, कहा जा सकता है कि किसी प्रतिमान किसी अवधारणा या फिर प्रक्रिया का एक प्रारूप होता है
जो यह बताता है कि वस्तु की प्रक्रिया कैसी है, मतलब उसका जो प्रोसेस है वो कैसा है कैसा नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से उसके बाद है इसमें फॉर एग्जाम्पल, हाँ, ब्लूम्स मॉडल एक्सप्लेन्स डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग, मतलब जो ब्लूम्स का वो मॉडल है उसमें लाइक कॉग्निटिव मॉडल्स हैं, उसके बाद सॉरी उसमें ये बताते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल, कॉग्निटिव लेवल है, उसके बाद आपका जो है क्या कहते हैं एनालिटिक है, फिर सेंसलेट, मतलब किसी भी टास्क को, किसी भी कॉन्सेप्ट को लर्न करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे किस किस लेवल से होकर के, कौन से लेवल से होकर के गुजरना होता है। तो इस तरीके से क्या करता है ब्लूम का मॉडल अधिगम के विभिन्न स्तरों को समझाता है। इफ दिस बिल्डिंग लुक्स लाइक, फॉर एग्जाम्पल, अगर यह बिल्डिंग ऐसे दिख रही है, देन हाउस, हाउस ये हॉर्नी हाउस एस होना चाहिए यहाँ पर, हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो संरचना है वो कैसे कैसी होगी। अगर यह इमारत ऐसी दिखती है तो इसकी संरचना कैसी होगी, जैसा कि भी हमने समझा है, वो आपको समझ में आया होगा। अगला हम लोग देखते हैं, अब हम लोग यहाँ से क्या देखते हैं कि देखिए गाइस, जो ये वीडियो है ये आपके विधि के ऊपर डिपेंडेंट है, और जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग लाएंगे ना वो आपके किस पे डिपेंडेंट होगा, वो आपके लाइक मॉडल्स को, मॉडल्स के बारे में उसमें हम चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग समझते हैं, हाँ, ये आपके सॉरी ये आपके मॉडल्स यानी कि प्रतिमान का बताएगा। नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे यानी कि जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम लोग उसके समझेंगे इसकी विधियां क्या है, उसके मेथड क्या है। चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए, शिक्षण प्रतिमान यानी कि शिक्षण प्रतिमान एक टीचिंग मॉडल्स का हिंदी रूपांतरण है। प्रतिमान का अर्थ होता है किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया। शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समय के आवश्यकता अनुसार जिन आदर्शों को सम्मुख रख करके शिक्षा के उद्देश्यों को शिक्षा के उद्देश्यों का प्रतिपादन किया जाता है, उन्हें शिक्षण का प्रतिमान कहा जाता है। एच.सी. विल्ड ने प्रतिमान को परिभाषित करते हुए कहा है, उन्होंने क्या कहा है कि प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की एक प्रक्रिया है। जैसे अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने टीचिंग में यही देखा था, जो सॉरी जो विधियां थी कि स्टेप बाय स्टेप व्यवहार करके सिखाते हैं, और इसमें क्या है कि अब उस व्यवहार को आदर्श में कैसे लाया जाए, ये प्रतिमान इसको हमें सिखाते हैं। अब उसके बाद है बी आर जैसी ने, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये बताया है कि शिक्षण प्रतिमान अनुदेशी अभिकल्प के साधन ही है। ये छात्र की अंतः क्रिया द्वारा उसके व्यवहार में विशिष्ट परिवर्तन लाने के लिए विशेष परिस्थिति की दशाओं का उल्लेख और प्रस्तुतिकरण करते हैं। उसके बाद भटनागर के शब्दों में शिक्षण प्रतिगम सॉरी शिक्षण प्रतिमान को अधिगम उद्देश्यों, वातावरण एवं संबंधी दक्षताओं और अन्य प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप में कहा जा सकता है। तो ये आपकी मॉडल्स की अलग अलग शिक्षाविदों ने परिभाषा दी है, और हाँ, इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा, ये आपके एग्जाम में हेल्पफुल करेगा, जरूर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ओके, उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षण प्रतिमान एक ऐसा प्रारूप या फिर योजना है, यानी कि एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है, मान सकते हैं, जिसका प्रयोग पाठ्यक्रम की रचना करने, शिक्षण सामग्रियों का चयन करने, जैसे एनसीईआरटी क्या करता है कि वो यानी कि जो संस्था है वो यही बताती है कि हमें हाँ कब कितने कैरिकुलम किसमें कितने अपडेट लाने हैं, क्या रखना है क्या हटाना है। तो वही उसे उसमें प्रतिमान, उसमें हम उसको हम प्रतिमान कह सकते हैं, हमें कितना ऐड करना चाहिए कितना नहीं, कितना निकालना चाहिए। तो इस प्रकार से चयन करने और शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षकों का मार्गदर्शन आदि करने में किया जाता है। शिक्षण प्रतिमान को अनुभवों और प्रयोगों का निष्कर्ष भी कहा जा सकता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षण प्रतिमान की जो क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। शिक्षण मॉडल वे योजनाएं या फिर रूपरेखाएं होती हैं जिसके माध्यम से एक शिक्षक, एक जो टीचर होता है वह शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी, संगठित और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। प्रत्येक मॉडल का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, यानी कि प्रक्रिया और लक्ष्य होती है, जो कि शिक्षण प्रतिमान की प्रमुख विशेषताएं मीन्स हर एक टीचिंग मॉडल का, चाहे आप वो टीचिंग मॉडल हो या फिर कोई अदर मॉडल हो, उसमें क्या होता है, जो दृष्टिकोण होता है कि उसमें उसके लक्ष्य क्या हो सकते हैं, उसकी क्या क्या प्रक्रियाएं हो सकती हैं, यही सारी चीजें। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें हमने कुछ की पॉइंट्स दिए हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं। इसमें अनुसंधान पर यह रिसर्च बेस्ड होता है।
ठीक है। हाँ, अगला है, यह सीखने की या किस पे अनुसंधान पर आधारित है, सीखने की प्रक्रिया पर बल देता है। शिक्षक और छात्र दोनों की भूमिका को निर्धारित करता है कि किसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, किसका क्या नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं। हुँ। विशिष्ट उद्देश्यों पर आधारित होता है। यह संगठित रूपरेखा होती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें प्रतिमान पर बल दिया सॉरी इसमें प्रतिक्रिया पर बल दिया जाता है। उसके बाद यह प्रेरणा का स्रोत होती है, तो यह सीखने के अनुभवों का संगठन करती है और नवाचार और सुधार को प्रोत्साहन मतलब एनकरेजमेंट टू इनोवेशन। तो इस तरीके से हम लोग अपनी प्रक्रिया को समझते हैं। उसके बाद अगला हमारा है, इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि शिक्षण मॉडल शिक्षक को एक दिशा, प्रक्रिया और रणनीति, यहीं पर हमें समझना है कि ये क्या-क्या करता है। ये शिक्षण क्या करता है? 1 मिनट। हुँ, शिक्षक को एक दिशा देता है या फिर एक प्रक्रिया देता है और रणनीति बनाने में क्या करता है, सिर्फ एक टीचर की क्या करता है, हेल्प करता है कि हमें कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, ठीक? उसके बाद है जिससे शिक्षण अधिक प्रभावी, उद्देश्यपूर्ण और विद्यार्थी केंद्रित बन सके, ठीक? अगला, शिक्षण प्रतिमान के क्या-क्या प्रमुख तत्व हो सकते हैं? आइए हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, इसके 3 मुख्य तत्व हो सकते हैं, वो क्या-क्या हो सकते हैं? पहला तो आपका लर्नर होगा, दूसरा आपका टीचर होगा और तीसरा आपका लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी कि जिस वातावरण में आप रह के सीख रहे हैं, वो कैसा है, कैसा नहीं है। तो इसके 3 की एलिमेंट्स हैं। शिक्षण प्रतिमान के अन्य 4 तत्व और कौन-कौन से हो सकते हैं? आइए हम लोग उसको देखते हैं। पहला एम, मतलब अगर उसमें परिवर्तन ला रहा है तो उसका एम क्या होना चाहिए? अगर हम किसी भी टॉपिक को क्या कर रहे हैं, उसको अपग्रेड कर उसको अपडेट ला रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है? हमें नए टॉपिक्स उसमें इंक्लूड करना, हमें टाइम के साथ चलना है। वहीं पर साइकोलॉजी में ना एक शब्द आता है ज़ीट गाय, मतलब ज़ीस्ट गाय, मतलब स्पिरिट ऑफ टाइम जिसको बोलते हैं, मतलब हर समय परिवर्तन होता रहता है और हमें परिवर्तन के अनुसार, जैसे जैसे समय परिवर्तन होता है, वैसे अपने अपने पाठ्यक्रम, अपना अपना सिलेबस, अपने आप को हमें अपग्रेड करना। और ये क्या है, एक सोशल सिस्टम है। इसमें क्या है, मूल्यांकन प्रणाली, मतलब एक ये सपोर्ट सिस्टम है और ये सिंटैक्स यानी कि संरचना है। तो इस तरीके से इसके 4 अन्य तत्व हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण प्रतिमान के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ मॉडल्स। इसमें शिक्षण के 4 मुख्य प्रकार है। पहला है, ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स है, मतलब सूचना संचार मॉडल। मीन्स इसमें क्या होता है कि सूचना संसाधन से तात्पर्य सोच, बुद्धि का विकास, यानी कि हम लोग डेवलपिंग थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस, हम अपने प्रतिमान के माध्यम से सीखते हैं कि हमें अपनी लाइक बुद्धि इन द सेंस कि हमारा जो इंटेलेक्ट है, जहाँ पर जितना हमें जितने यूज करने की जरूरत है, वहां पर हम उतना ही यूज करें, ज्यादा या कम करने की जरूरत नहीं होती है। फिर अगला है पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल, मतलब व्यक्तिगत विकास से रिलेटेड। इसमें क्या है कि व्यक्तित्व को पूर्ण विकास से संबंधित है, मतलब व्यक्ति के होल डेवलपमेंट की बात करता है, ठीक। अगला हम लोग देखते हैं सोशल इंटरेक्शन मॉडल, सामाजिक अंतःक्रिया के रूप में, मतलब आपसी सहयोग, आपसी संचार, आपसी कौशल का विकास करता है, यानी कि आपसी सहयोग और संचार कौशल क्या विकास करता है। फिर अगला है आपका, क्या है अगला, हाँ, बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल, मतलब व्यवहार में क्या-क्या परिवर्तन लाए जा सकते हैं इसके माध्यम से। तो बिल्कुल ये इसी की बात करता है। अगर ये इतना टफ टॉपिक नहीं, इसमें ऐसा समझाने जैसा कुछ है नहीं, तो प्लीज़ हम आपको वीडियोज़ में सिखा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स में मैसेज करिएगा, ताकि हम आपको दे सकें और आप तक ये पहुँच पाए। उसके बाद अब हम लोग एक को, मतलब हर को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अब जैसे हम लोगों ने सबसे पहला मॉडल क्या देखा, टोटल हमने 4 प्रकार देखे ना मॉडल्स के। पहला क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। अब इसमें कितने लोगों ने दिया है, इसमें कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, इसको किसने दिया, टैबा टैबा एंड ब्रूनर ने दिया है। उसके बाद एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, इसको किसने दिया, ऑसबेल ने दिया है। फिर अगला है इंक्वायरी मॉडल, इसको किसने दिया, सचमैन ने दिया है। देखिए, ये जो हम टेबलर फॉर्म में आपके लिए लेके आए ना, बस हमारा लाने का इतना ही पर्पस है
कि अगर आप इन स्लाइड्स को जो हम आपके सामने सिखा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, अगर आप इनको अपने एग्जाम में कॉपी में लिखेंगे ना, तो ये आपके लिए अच्छे मार्क्स दिलवाने के अच्छे चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ये टेबुलर फॉर्म में है, इस वजह से आपको आई मीन आपको लर्न करने के लिए भी इजी रहेगा। अगला है पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल। इसमें क्या क्या है? रोल प्लेइंग मॉडल, मतलब किसी रोल को परफॉर्म करना। सेल्फ कॉन्सेप्ट मॉडल मॉडल अपने यानी कि अपना एक कॉन्सेप्ट बना करके फिर उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करना। फिर नॉर्म डिस्क्रिप्टिव टीचिंग मॉडल, इसको कार्ल रॉजर्स ने दिया है। तो इस तरीके से फिर हम लोग अगले की देखते हैं, बात करते हैं सोशल इंटरेक्शन मॉडल। मतलब हम जब लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो फिर वहां पर क्या क्या मॉडल्स किसने किसने दिया। इसमें पहला है कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल, मतलब सहयोग करके सहयोग की भावना के द्वारा सीखना। फिर अगला है सोशल इंक्वायरी मॉडल, जो कि किसने, ओलिवर ने दिया है। फिर अगला है ग्रुप इन्वेंशन मॉडल, जिसको शैरन ने दिया है। तो इस तरीके से हम लोग अगला देखते हैं। यहाँ पर शैरन होगा, लास्ट में उन्होंने एम लिखा, वो एन होगा, SHARAN। ओके, फिर हम नेक्स्ट की बात करते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल, मतलब व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं व्यवहार में, उसकी बात कर रहा है। इसमें क्या क्या है हम लोग इसको देखते हैं। मास्टरी लर्निंग मॉडल, मतलब इसको ब्लूम ने दिया है। ऑपरेंट कंडीशनिंग मॉडल, मतलब इसको किसने दिया है, इसको BF स्किनर ने दिया है। फिर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मॉडल, मतलब डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन हम कैसे दिया जाए वो। फिर अगला हम लोग देखते हैं। तो मतलब इस तरीके से हमने आपको सारी चीजें सिखा दी और बता दी कि हाँ क्या क्या मॉडल्स है, इसके क्या क्या टाइप्स है। अगला शिक्षण प्रतिमान के क्षेत्र, मतलब स्कोप ऑफ टीचिंग मॉडल्स। शिक्षण मॉडलों का क्षेत्र अत्यंत ही व्यापक है। ये क्या करते हैं, ये शिक्षण सीखने की प्रक्रिया यानी कि जो सीखने का प्रोसेस होता है, योजना यानी कि प्लानिंग, उसका रिप्रेजेंटेशन एवं उसका इवेल्युएशन, यानी कि शिक्षण सीखने की प्रक्रिया क्या करते उसके लिए योजना बनाता है, उसको कैसे प्रस्तुत किया जाए, फिर उसका मूल्यांकन कैसे किया जाए, इसमें सहायक होती है। ये उच्च स्तरीय चिंतन का क्या करती है, विकास करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कक्षा प्रबंधन को सुधारते हैं, मीन्स कक्षा का जो मैनेजमेंट होता है क्लास का, एवं सीखने को प्रभावी एवं सार्थक बनाते हैं। तो इस तरीके से द स्कोप ऑफ टीचिंग मॉडल्स refers to the range areas where teaching models can be can be applied in the teaching learning process, मतलब कि हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कैसे क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है टीचिंग मॉडल्स हेल्प, किसमें हेल्प करता है, ये हमें हेल्प करता है इन प्लानिंग, मतलब हम योजना उसकी बनाते हैं। प्रेजेंटेशन, मतलब प्रेजेंटेशन उसका कैसे करें, उसके बाद उसको कैसे मैनेज करें, यानी कि इसका इवेल्युएशन कैसे करें। क्लासरूम एक्टिविटीज इन अ सिस्टम वे, मतलब एक सिस्टमैटिक वे में, सॉरी सिस्टमैटिक वे मतलब वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया के क्या क्या क्षेत्र हो सकते हैं। पहला आपका है शिक्षण की बेहतर योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण होता है, मीन्स इम्प्रूव द टीचिंग प्लानिंग। उसके बाद है सीखने की प्रभावशीलता में वृद्धि, इन्हांसमेंट स्टूडेंट ऑफ टू लर्निंग। उसके बाद व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान, सपोर्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, या व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान में रख करके उनके लिए प्लान करता है। इस तरीके से हमारे टीचिंग मॉडल्स के अलग अलग क्या है, विशेषताएं, उसके प्रकार है। ओके, उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। उच्च स्तरीय चिंतन का विकास, इसके थ्रू हम यह कर सकते हैं कि बच्चों में डेवलप टू हायर ऑर्डर थिंकिंग, मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग का क्या, सॉरी हायर ऑर्डर थिंकिंग का क्या मतलब, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसको कैसे सोचता है, कैसे उसको परफॉर्म करता है, उसका परसेप्शन, उसकी थिंकिंग, उसका लॉजिक, उसकी रीजनिंग, ये सारी चीजें हायर ऑर्डर थिंकिंग की अंतर्गत आती है। उसके बाद है कक्षा प्रबंधन, इम्प्रूव क्लासरूम मैनेजमेंट। वही जो हमने ऊपर देखा ना, वही सारी चीजें यहाँ पर है, यहाँ पर टेबलर फॉर्म में हमने दिया आपको। यूजफुल फॉर सिलेक्टिंग टीचिंग मॉडल्स, हमें कौन सा मॉडल सिलेक्ट करना चाहिए कि लाइक एडी मॉडल हो, या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग मॉडल, या फिर ब्लूम का मॉडल है, उसको जो बच्चों के लिए बेहतर। उसके बाद सपोर्ट इवेल्युएशन, मतलब मूल्यांकन को क्या कर सकता है, वो सरल बना सकता है। इस तरीके से हमने अलग अलग देखा है। अगला हम लोग देखते हैं। हाँ, तो गाइज ये रही आपकी वीडियो, होपफुली कि आपको समझ में आया होगा। एंड अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट
करिएगा ज़रूर। ये वीडियो हम आपके लिए ही बना रहे हैं और बिल्कुल आप लोगों का सपोर्ट एंड प्यार मिल भी रहा है गाइस। तो हाँ, जो हमने वहाँ बीच में पूछा था वो अभी भी मैं लास्ट में पूछ रही हूँ कि क्या आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए? अगर चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में बिल्कुल मैसेज करके बता सकते हैं कि हाँ, यस मैम आई वांट टू डू क्वेश्चंस या फिर सच टाइप ऑफ इनोवेशन। तो बिल्कुल हम आपके टॉपिक के लास्ट में ये क्वेश्चंस रखेंगे, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट एंड एवरीथिंग। Okay, so happy learning, so enjoy your day and we'll meet in next video. Thank you so much.